Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले बात करेंगे महंगे पेट्रोल डीजल और उस पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के गणित की। भारत बंद और जनता के गुस्से के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों का बढ़ना जारी रहा। आज पेट्रोल 14 पैसे और डीजल 15 पैसे महंगा हुआ। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 80 रुपए 87 पैसे का मिलेगा, तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 26 पैसे हो गई है। कोलकाता और चेन्नई की बात करें तो कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 83 रुपए 75 पैसे देने होंगे। चेन्नई में 84 रुपए 5 पैसे पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल महाराष्ट्र के परभणी में मिल रहा है। यहां 1 लीटर पेट्रोल के लिए 90 रुपए 5 पैसे खर्च करने होंगे। डीजल की बात करें तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत है 73 रुपए, जबकि मुंबई में 1 लीटर डीजल के लिए 77 रुपए 47 पैसे कीमत है 73 रुपए, जबकि मुंबई में 1 लीटर डीजल के लिए 77 रुपए 47 पैसे चुकाने होंगे। कोलकाता में डीजल का भाव 75 रुपए 82 पैसे, तो चेन्नई में 77 रुपए 13 पैसे। पेट्रोल, डीजल, रुपया और कच्चे तेल की वजह से अब महंगाई का खतरा और सरकार पर दबाव बन रहा है। लेकिन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन मानते हैं कि अभी सरकार को लोक लुभावन फैसला करके वित्तीय मोर्चे पर जोखिम नहीं लेना चाहिए। We have to be very careful on the fiscal front. We cannot afford an election year budget. We have to be very careful on the fiscal front. We cannot afford an election year budget. यानी रघुराम राजन का कहना है कि सरकार फिलहाल अपनी कमाई कम ना करे तो ही बेहतर रहेगा। यानी पेट्रोल डीजल के दाम सरकार को कम नहीं करने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तेल के दाम बढ़ने पर लोगों में भारी गुस्सा है। लोग सरकार से राहत देने की अपील कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, क्रूड और रुपए की उल्टी चाल पर बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। जोशी जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। पूर्व गवर्नर आरबीआई के रघुराम राजन पे कह रहे हैं कि अभी सरकार को पेट्रोल और डीजल को कम करना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक दोधारी तलवार अब बन गई है सरकार के लिए। पेट्रोल, डीजल कम करने में फिस्कल डेफिसिट को लेकर के चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ऐसे में क्या राइट इकोनॉमिक्स होगा जो सरकार कर रही है, क्या वो वही सही दिशा में कदम है? देखिए, हर एक जो भी सरकार एक्शन लेती है उसका ट्रेड ऑफ होता है। कहीं पे मतलब अगर वो टैक्सेस चाहती है कच्चे तेल में तो उसका इमीडिएटली असर वित्तीय घाटे पे दिखाई देगा। तो अभी वित्तीय घाटा इसलिए अहम है क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ चुका है। पूरा देश की वल्नरेबिलिटी भी बढ़ी है, जिस वजह से एक्सटर्नल फैक्टर के कारण भी रुपये में गिरावट आ रही है। तो ये अब बात यह है कि आप अगर वित्तीय घाटा एक ऐसा आंकड़ा है जो सरकार के हाथ में है, तो उसको अगर वो कंट्रोल में रखते हैं तो एक इस तरह से पॉजिटिव सिग्नल जाता है। महंगाई की दर जो है तो आरबीआई उसको नहीं बढ़ाएगा, उस वजह से सेंट्रल बैंक भी फिस्कल डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए आई थिंक दोनों, चाहे आप जो भी मेजर लें, उसका कुछ लाभ है और कुछ घाटे हैं। तो इस समय मैक्रो इकोनॉमिक प्रूडेंस के हिसाब से वित्तीय घाटे पे जो किया है वो अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अभी मतलब तो सरकार सिर्फ जो बैलेंस जो है वो करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बैलेंस से मूड बिगड़ रहा है उस शख्स का जो हर दिन दफ्तर के लिए जब कार से निकलता है और पेट्रोल पंप पहुंचता है तो पेट्रोल के भाव जहां नजर आते हैं। इसलिए वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, मैं आपका व्यू लेना चाहूंगी। जनता त्राहिमाम कर रही है अब पेट्रोल और डीजल की जिस तरह से कीमत बढ़ रही है। हमने देखा राजस्थान ने कटौती की, आंध्र प्रदेश बात कर रही है, कई और राज्य भी बात कर रहे हैं और अगले साल चुनाव है। तो उसके पहले क्या हमें ये चुनावी गिफ्ट मिलेगा? क्या हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा फिर राहत मिलेगी? देखिए, ये तो इस तरीके के कदम जो है स्टेट गवर्नमेंट को तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक प्रूडेंस
को हमेशा डोमिनेट करती है पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, और पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म हम यही कहती है कि इलेक्शन ईयर है और इसमें अगर ठीक है शरद जी, से लगता है हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन वो कह रहे थे इकोनॉमिक प्रूडेंस पर पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल रहेगी कि भाई चुनाव का साल है और ऐसे में जब जनता हर तरफ त्राहिमाम कर रही है तो कुछ कदम उठाए जाएं। जोशी जी, आपने बिल्कुल कहा कि ये इकोनॉमिकली वायबल स्टेप नहीं है, ये गुड इकोनॉमिक्स है लेकिन कहीं ना कहीं बैड पॉलिटिक्स साबित हो रहा है। तो क्या जनता को थोड़ा राहत देने के लिए हम उम्मीद करें कुछ कदम उठेंगे, कुछ कम होगी कीमत? देखिए, मुझे ये लगता है कि सरकार को अगर इसमें राहत देनी है तो उनको रिसोर्सेज कहीं और से मोबिलाइज करना पड़ेगा। डाइवर्समेंट को और ज्यादा तेजी से रेवेन्यूज बढ़ाने पड़ेंगे और नॉन टैक्स रेवेन्यूज पे फोकस करना पड़ेगा। अगर वो साथ साथ नहीं करते हैं तो वित्तीय घाटा स्लिप करेगा। तो इस वजह से मतलब ये अगर टैक्स रेट काटना है पेट्रोल डीजल में, वैसे बाय द वे ये सेंटर ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इसमें हाथ है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी काफी रेवेन्यू लोकल टैक्सेस वैट वगैरह के थ्रू इसमें पेट्रोल डीजल में मिलता है। तो दोनों अगर इनको काटना है तो दूसरे रिसोर्सेज रेज करने पड़ेंगे और बाकी खर्चे पे थोड़ा लगाम लगानी पड़ेगी, तभी जाके वित्तीय घाटा भी मीट हो सकता है और तेल के दाम भी कम हो सकते हैं। वो थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, मुश्किल खड़ी होती हुई यहाँ पर। वैसे पेट्रोल डीजल पर राजनीति भी हर रोज गर्म हो रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज महंगे पेट्रोल और डीजल के लिए मोदी सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने कहा कि डीजल को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर सरकार ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। बीजेपी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी ने सफाई दी। नकवी ने कहा कि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय कारणों से बढ़ रहे हैं, सरकार इनके दाम को कम करने का प्रयास कर रही है। पेट्रोल के दाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कीमतों के आधार पर बढ़ रहे हैं। भारत के टैक्सेस के वजह से थोड़े बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन जो बड़ा असर है वो असर है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की वजह से। उसे भी कंट्रोल करने के प्रयास हो रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपसे जब पहली बार बात हो रही थी तो लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन आपने बड़ी अच्छी लाइन कही कि ये चुनावी साल है, ऐसे में इकोनॉमिक प्रूडेंस कितने रहेंगे। हालांकि इकोनॉमिस्ट सब कह रहे हैं कि अगर ये नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट से खिलवाड़ कर रहे होंगे, लेकिन चुनावी साल में ऐसे खिलवाड़ और ऐसे खतरे तो लेती है सरकार। देखिए, ये इकोनॉमिस्ट तो डिमोनेटाइजेशन को भी कंडेम करते थे, और लेकिन पॉलिटिकल बेनिफिट, ठीक है, इकोनॉमिकली वो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में वो गलत था डिसीजन, लेकिन पॉलिटिकली बेनिफिट मिला बीजेपी को उसका। और जो स्टेट सिलेक्शन में थी, तो वही चीज है, जब इलेक्शन आता है तो पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म जो है वो डोमिनेट करती है ओवर एवरीथिंग एल्स, और वही मुझे लगता है इसमें भी होगा। और लेकिन एक चीज सरकार जो कर सकती है, मुझे नहीं समझ में आता क्यों नहीं करती, वो कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, रियलाइजेशन। जितना हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ जो पेट्रोल की जो ऑयल कंपनीज हैं, सारी गवर्नमेंट रन कंपनीज हैं, एक्सेप्ट 1 और 2 जो रिसेंट ईयर्स में आई हैं, वो सारी जो हैं, कोई रीजन नहीं है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट को कट ना कर सके गवर्नमेंट, लेकिन उसके बारे में कभी नहीं सोचती। जो पेट्रोल को ड्रॉ करने की जो प्राइस है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, उसको कम करने की नहीं सोचती है, क्योंकि उसमें इतनी एक्स्ट्रावेगेंस है एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट में, जो जिसके लिए कभी भी सोचा ही नहीं गया है कि क्यों नहीं इसको कट डाउन करते हैं। बिल्कुल, तो कम करने के रास्ते हैं। अब कुछ एक इनोवेटिव आइडिया की जरूरत है कि कैसे राहत भी मिल सके हमें और आपको जब हम गाड़ी निकलते हैं, और दूसरा इकोनॉमिक प्रूडेंस भी अपनी जगह पर बना रहे, एक बैलेंस जिसकी यहाँ पर जरूरत है। डीके जोशी और शरद प्रधान हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े थे, आप दोनों का धन्यवाद। और अब बात आज के कारोबार की। रुपए में कमजोरी ने आज बाजार का हाल बुरा किया। सेंसेक्स 500 पॉइंट से भी ज्यादा की कमजोरी लेकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11,300 के अहम स्तर के नीचे
सरकता हुआ। मिड कैप और बैंक निफ्टी की भी जोरदार धुलाई हुई है। बाजार का पूरा हाल समझते हैं। हर्षदा सावंत जुड़ रही हैं आज के कारोबार की हाइलाइट्स लेकर के। हर्षदा, आज जो है बाजार ने फिर से काफी दबाव के साथ कारोबार दिखाया है। जी हाँ, सुबह में जब बाजार की शुरुआत हुई ऐसा नहीं लगा था कि इतनी गिरावट आएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है और खासकर आखिरी 2 घंटे सबसे ज्यादा बिकवाली वाले रहे हैं और इसकी 2 प्रमुख वजह हैं और ये सभी विदेशी बाजारों से ही जुड़ी हुई हैं। आज देखिए निफ्टी जो फाइनल क्लोज दिखा चुका है वो 150 पॉइंट नीचे था। सेंसेक्स में 500 पॉइंट का नुकसान आया। इस नुकसान के पीछे जो बड़ा मूव है वो ब्रेंट क्रूड की ओर से आया, जो करीब करीब $78 के करीब दिखाई दिया। दूसरी तरफ रुपया फिर कमजोर हुआ, 70 तक के लेवल, 71 तक के लेवल्स देखने को मिले और इसी से भारतीय बाजारों में घबराहट बढ़ी है। ऐसे भी संकेत आ रहे थे विदेशी बाजारों से, वहां पर भी एक कमजोर सत्र देखने को मिलेगा, तो इसने भी आप कह सकते हैं और भी बाजार को नीचे खींचा और आज की सेलिंग में निफ्टी 11,300 के नीचे आकर टिका है। निफ्टी बैंक में भारी गिरावट देखने को मिली है। इंडेक्स भी लगभग 400 पॉइंट इंट्राडे में टूटा। सेक्टोरली टेक्नोलॉजी कंपनियां जो अब तक बाजार को सहारा दे रही थी, कमजोर रुपये के चलते टेक में काफी तेजी देखने को मिली है। आज उस तेजी पर ब्रेक लगा। एनबीएफसी शेयर लगातार टूट रहे हैं क्योंकि बॉन्ड यील्ड 8.15% पर आ गई हैं। आज एफएमसीजी शेयरों की भी धुलाई हुई और मेटल्स के लिए भी खराब खबरें चाइना से आने लगी। वहां पर स्टील की कीमतें फिर से फिसल रही हैं। 3-3.5% का गिरावट था। पूरा मेटल इंडेक्स भी आज कमजोरी वाले क्षेत्र में था, यानी कि चौतरफा बिकवाली वाला सत्र आज रहा है। हर्षदा, सेक्टर स्पेसिफिक तो आपने ब्रेकअप बताया, लेकिन ये बताइए कौन से वो स्टॉक्स थे जहां हलचल खूब रही है आज देखिए हलचल सिर्फ नीचे की तरफ रही है, ज्यादा बिकवाली के ही सौदे देखने को मिले और उन स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर अब तक सहारा था, लेकिन यहां से भी अब साथ छूटने लगा है। मंदी के सौदे, टाटा एलेक्सी में 3% की गिरावट, टेक महिंद्रा 2.5% टूटा, 1.5% के नुकसान के साथ टीसीएस और 6% की गिरावट आज एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज में देखने को मिली। तो एक तरफ यहां पर तेजी की पोजीशंस कटी हैं और मंदी के सौदे बने हैं। बैंकों में भी आज काफी मंदी रही। बैंक ऑफ बड़ौदा कमजोर था, 4% नीचे, लेकिन येस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों स्टॉक्स ने लगभग मिलकर 80 से 90 अंकों की गिरावट दिखाई है निफ्टी बैंक पर, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। तो ये कमजोर कड़ी थी आज के मार्केट की। कमजोरी तो आज एफएमसीजी कंपनियों में भी रही। आईटीसी देखिए 3% की गिरावट और ऐसी कोई खबर नहीं थी जो आईटीसी में इतनी ज्यादा गिरावट लेकर आए, लेकिन स्टॉक टूटा। गोदरेज कंज्यूमर 4% नीचे, नेस्ले, जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स में भी बड़े वॉल्यूम्स पर बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। इंडेक्स में टूटने वाले शेयरों में टाइटन, टाटा स्टील, पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स जैसे काउंटर्स शामिल थे। तो टाटा ग्रुप की कंपनियों के लिए आज का दिन खराब रहा है। वहीं मिड कैप्स पर भी मार पड़ी और मिड कैप इंडेक्स भी आज काफी नुकसान में था। पीएफसी नंबर्स के बाद दबाव आया स्टॉक में, 8% की गिरावट। मैक्स फाइनेंशियल 7% नीचे, अजंता फार्मा, अरविंद जैसे काउंटर्स थे जहां पर आज बिकवाली के सौदे देखने को मिले हैं। ऐसे भी कुछ अंश दिखाई दिए मार्केट में, खासकर जिस तरह से दिग्गजों की धुलाई हुई कि शायद ईटीएफ बेस्ड सेलिंग आ रही है मार्केट में, इसीलिए घबराहट ज्यादा थी। धन्यवाद हर्षदा बाजार के इस पूरे अपडेट के लिए। और लोन की तेजी से वसूली के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और ये है अभी की सबसे बड़ी खबर। और इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स लेकर इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, बैंकिंग सेक्रेटरी ने बातचीत की है और क्या कुछ निकल कर आ रहा है, किस तरह अब लोन्स कैसे तेजी से वापस आए सिस्टम में, इस पर काम करेगी सरकार, क्या डिटेल्स आप दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पर सरकार ने इस तरफ 3 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम यह है कि अब छोटे लोन की रिकवरी के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या फिर किसी न्यायालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बैंकों को, बैंक अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकेंगे। इसके लिए फैसला ये लिया गया है कि 20 लाख रुपए तक के जो भी लोन होंगे इसको बैंक अपने स्तर पर सरफासी एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसकी वसूली कर सकेगा। अब तक नियम ये था कि 10 लाख रुपए तक के लिए बैंक वसूली करेगा, 10 लाख से ज़्यादा के लोन है तब आपको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, यानी डीआरटी में जाना पड़ेगा। अब कहा गया कि नहीं, 20 लाख तक के लिए आपको डीआरटी जाने की जरूरत नहीं है। इससे फायदा ये होगा कि अभी करीब 38,376 मामले ऐसे हैं लोन रिकवरी के जो डीआरटी में तो हैं, लेकिन उनकी लोन की जो संख्या है, मात्रा है, वो 10 से 20 लाख रुपए है। तो ये डीआरटी से हट के बैंक के पास चले जाएंगे तो बैंक प्रभावशाली तरीके से इन बैंकों से लोन रिकवरी, इन कर्जदारों से लोन की रिकवरी कर सकेंगे और डीआरटी पर बोझ कम होगा, जिससे बड़े लोन पर वो फोकस कर सकेगा। तो बड़े लोन की भी रिकवरी तेज होगी, छोटे लोन की भी रिकवरी तेज होगी।
दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो ये है कि बैंक जब भी किसी कर्जदार की संपत्ति जब्त करना चाहता है तो उसे लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो जिला प्रशासन होता है उसे अनुमति लेनी पड़ती है, उसमें लंबा वक्त लगता है। अब ये नियम बनाया गया है कि जिला प्रशासन 60 दिन के भीतर बैंक को इस बात की इजाज़त देगा कि आप जाकर संपत्ति जब्त कर लीजिए। अभी बैंक पहले आवेदन देते हैं जिला प्रशासन के पास तो महीनों अटका रहता है। ऐसे 10,000 एप्लीकेशन अभी भी जिला प्रशासन के पास अटके पड़े हैं। अब बैंक जैसे ही देगा कि हमें इस संपत्ति को जब्त करना है, तुरंत जिला प्रशासन 60 दिन के भीतर पुलिस बल मुहैया कराएगा और उस संपत्ति को जब्त कर सकेगा। तीसरा बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अब जब्त की हुई संपत्ति को जो नीलामी में दिक्कत नहीं आएगी, अब एक ई पोर्टल बनाया जाएगा, ई बाजार बनाया जाएगा, जहां पे सभी बैंक उसी पोर्टल पर जाकर संपत्ति बेच सकेंगे ताकि संपत्ति की बेहतर कीमत मिल सके। एक चौथा जो फैसला लिया गया वो ये है कि DRT हो या फिर कोर्ट हो, अब इसमें ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी ताकि जल्द से जल्द मामले को निपटाया जा सके और एक मामले के दूसरे जो अलग अलग हिस्से होते हैं उसमें बेहतर तालमेल किया जा सके। इन सब फैसले का असर सरकार मान रही है कि लोन की रिकवरी में तेजी आएगी और जल्द से जल्द लोन की रिकवरी हो सकेगी। जी धन्यवाद लक्ष्मण इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बैंकिंग सेक्रेटरी ने ये आज खबर दी, ये बताया है कि लोन की वसूली को अब तेजी करने के लिए DRT को भी थोड़ा सा डायनामिक बनाने के लिए इसे ऑनलाइन इसकी सुविधा देने की अब तैयारी में है सरकार। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, PNB कर्ज घपले में आरोपी बनने के बाद देश से फरार मेहुल चोकसी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। एंटीगुआ से एक वीडियो जारी कर मेहुल चोकसी ने सभी आरोप को बेबुनियाद बताया। चोकसी ने ED और CBI पर फंसाने के गलत तरीके लगाने का आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली है CBI और ED ने। फिलहाल एंटीगुआ से चोकसी को भारत लाने के लिए एजेंसियों ने एंटीगुआ सरकार से प्रत्यर्पण की इजाजत मांगी है। All the allegations leveled by the ED are false and baseless. They have attached my properties illegally without there being any basis of the same. The passport authorities revoked my passport altogether, in view of which I was immobilized on 16 February. I received an email from the passport office which said that my passport has been suspended due to reasons of security threat to India on 20th February. The regional passport office did not give any explanation as on why my passport has been suspended and how I was security threat to the India. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स ने 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ रुपए का लोन लिया। इसकी मदर कंपनी यंग इंडियन नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करती है, जबकि इस कंपनी की मंशा अखबार चलाने की नहीं है। ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन किया है। राहुल जी को इसका जवाब देना चाहिए। यंग इंडियन नाम की एक कंपनी जिसे स्थापित करते हैं श्री राहुल गांधी, इस मंशा के साथ कि वो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं करेगी, खरीदती है एसोसिएटेड जर्नल्स की एक नामक कंपनी को, जिसका काम ही कमर्शियल है। क्यों एक कंपनी जिसका काम नहीं है प्रॉफिट या लॉस करना एक कमर्शियल कंपनी को खरीदती है? इस प्रश्न का उत्तर राहुल जी को देना चाहिए। और आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या नेशनल हेराल्ड केस कांग्रेस पर भारी पड़ेगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। और नौकरी के लिए बेचैन युवाओं को फंसाने के लिए आजकल जॉब पोर्टल से फर्जी नौकरी के ऑफर आ रहे हैं और इनका मकसद होता है नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठना। ऐसे फर्जीवाड़े की पहचान और इनके खिलाफ एक्शन देखिए कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:57 पर। आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।